Hello students, welcome to Study from Home, a program initiated by Kananahan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. As you guys already know that India is going through a lot of problems nowadays. So in this scenario, you will have to understand what your responsibility is. Stay home, stay safe. हमेशा ये बात मैं कहता हूँ अपने वीडियो में, जिससे कि मैं आप लोगों तक एक मैसेज पहुँचा सकूँ कि आप लोग वो लिंक हो जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमारी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करती है। तो एटलीस्ट मैं इस कंट्री के फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। आप लोग मोटिवेटेड रहेंगे, आप लोग अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, तो आई एम अश्योर्ड दैट हमारा फ्यूचर, आप सबका फ्यूचर अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स कम टू अवर 12th स्टैंडर्ड बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार बता दूं। डायरेक्टिंग में हमने पढ़ा है अब तक डायरेक्टिंग का मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। What is exactly directing is, अगर मैं वो चीज एक बार और डिस्कस करूं तो डायरेक्टिंग इज गाइडिंग योर एम्प्लॉय, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, सुपरवाइजिंग योर एम्प्लॉय। देखिए मैंने अब तक जो मैनेजमेंट फंक्शंस कंप्लीट कराए हैं, इन द वेरी फर्स्ट इनिशियल स्टेज दैट वाज द प्लानिंग, वेयर यू प्लान ऑल द थिंग्स अबाउट द बिजनेस। आफ्टर द प्लानिंग यू डू the process of organizing. You organize the resources, you organize the employee, then you need staff. उसके बाद अब स्टाफ की अरेंजमेंट करने में लग जाते हैं। अब जो आपके पास अवेलेबल स्टाफ है उसको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, उनको इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है। सो दैट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज द डायरेक्टिंग। यानी काम हमने दे दिया स्टाफिंग में, वो काम किस तरह से किया जाना है, ये काम है डायरेक्शन। और जैसा हम जानते हैं डायरेक्टिंग जो टर्म आया है, ये हमारा टर्म कहां से आया है? डायरेक्टिंग टर्म आया है हमारा डायरेक्शन से। अब एक बात बताओ, हम मूवीज देखते हैं, ठीक है, सपोज करो हमने मूवी देखी, कोई बहुत अच्छी मूवी देखी, इसमें एक्टर हमारा अक्षय कुमार था, ठीक है, मूवी बहुत अच्छी लगी आपको। सो व्हाट डू यू थिंक, उसमें जो सबसे मेजर रोल किसका है? अक्षय कुमार का है या किसी और का? किसी भी मूवी में सबसे बेस्ट जो रोल होता है या सबसे क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है उस मूवी के डायरेक्टर का। डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर एक्टर को बताता है हाउ टू एक्ट, सिचुएशन कैसी होनी है, उनको गाइड करता है, उनको इंस्ट्रक्ट करता है, उनको मोटिवेट करता है। तो जैसे एक मूवी में डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही आपका बिजनेस एक डायरेक्टर के बिना कैसे चल सकता है? ठीक है, आपके बिजनेस में भी डायरेक्टर होते हैं और हर लेवल पे होते हैं। मैंने आपको बताया था किस तरह से इन द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑल द लेवल आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। किस तरह से डायरेक्टिंग फंक्शन में हर लेवल एक दूसरे की हेल्प करता है, किस तरह से आपका टॉप लेवल और आपका मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल एक साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और ये जो डायरेक्टिंग प्रोसेस था ये आपका टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, ठीक है। ये सारी बात मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, किस तरह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन से हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन चलता है। जैसे टॉप लेवल का इमीडिएट सबऑर्डिनेट हो गया मिडिल लेवल, मिडिल लेवल का इमीडिएट सबऑर्डिनेट कौन हो गया? आपका लोअर लेवल। तो इस तरह से ये चीजें फंक्शन करती हैं। अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ये जानने वाले हैं व्हाट इज द प्रोसेस टू अंडरगो डायरेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या है, डायरेक्टिंग की प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो हम जान लेते हैं क्या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? देखिए सबसे पहले हमारा जो डायरेक्टिंग है वो गाइडिंग पे आता है। और गाइडिंग हमारा काम क्या है? गाइडिंग का सबसे पहला फंक्शन करता है हमारा एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग का पहला फंक्शन है वो है सुपरविजन, ठीक है। अब सुपरविजन का मतलब क्या है? सुपरविजन जो टर्म आया है वो हमारा वो आया है सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब होता है क्या? गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है हमारा गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग, दैट इज सुपरवाइजिंग। उसके बाद जो फंक्शन होता है सेकंड, दैट इज मोटिवेशन।
यानी कि आपने उसको सुपरवाइज कर दिया, आपने उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया, गाइड कर दिया कि कोई काम किस तरह से किया जाना है, ठीक है। आफ्टर दैट यू नीड टू मोटिवेट दैट एम्प्लॉय। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन मीन इंस्पायरिंग। यू नीड टू इंस्पायर योर एम्प्लॉय। विदाउट द इंस्पिरेशन योर एम्प्लॉय विल नॉट वर्क, ठीक है। इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आर द की फैक्टर ऑफ डायरेक्टिंग, बिकॉज व्हेन योर एम्प्लॉय विल बी मोटिवेटेड ही कैन वर्क 6 to 7 hours, 8 hours, 9 hours. If your employee is demotivated, then your employee, it affects the efficiency of employee. और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एक्टिविटीज करते रहते हैं जिससे कि उनके एम्प्लॉय क्या रहे, मोटिवेट होते रहे। जैसे कि आपका इंसेंटिव्स देना, प्रमोशन देना, ये सारा का सारा मोटिवेशन में ही आता है। उनके सेमिनार्स अरेंज कराना, उनको ट्रिप पे भेजना, उनको दिवाली और होली पे गिफ्ट दिए जाते हैं ना बेटा, वो भी इसी मोटिवेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपके मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी दोनों तरह के हो सकते हैं। जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन आपका फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ठीक है। यानी कि जो मनी मोटिवेशन होता है वो, और दूसरा जो आपका नॉन मनी मोटिवेशन होता है वो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको मनी देने के जो किया जाता है वो आपका मॉनेटरी, और जो आपका दूसरा होता है वो होता है आपका नॉन मॉनेटरी, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन के बाद जो हमारा प्रोसेस है थर्ड, वो है हमारा क्या, लीडरशिप। लीडरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्टिंग में। लीडरशिप क्या काम करती है? लीडरशिप एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को एनहेंस करने का काम करती है। अगर सही लीडरशिप हो तो आप एक सही दिशा में अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके स्टाफ को, उसके बिजनेस ऑपरेशंस को डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लीडरशिप ही अगर आपकी सही नहीं है, आपकी लीडरशिप अगर फॉल्टी है, तो उस सिचुएशन में आपके बिजनेस का एग्जिस्टेंस भी बहुत रेयर है, ठीक है। आपको लीडरशिप कंट्रोल करनी पड़ेगी। लीडरशिप का मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं गाइडेंस, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना, उनको गाइडेंस देना, उनका बड़ा बन के दिखाना। अब लीडरशिप भी हमारी 2 तरह की होती है। लीडरशिप हमारी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी? एक ऑटोक्रेटिक, एक ऑटोक्रेट और दूसरी पार्टिसिपेटिव। जो ऑटोक्रेट, मिसिंग है। ऑटोक्रेट जो हमारी लीडरशिप है, ऑटोक्रेट लीडरशिप को हम एक तरह से डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं, जहां पे डिसेंट्रलाइज होता है पावर का, जहां पावर केवल और केवल सेंट्रलाइज अथॉरिटी के हाथों में रहती है, एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने का कोई भी हक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे यानी कि बॉस, जो ऑटोक्रेटिक है उसको हम बोल सकते हैं कि ये बॉस है, ठीक है। लेकिन पार्टिसिपेटिव क्या है? पार्टिसिपेटिव आपका एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी जहां पे बॉस नहीं है, जहां पे बॉस लीडर है। आपने कई बार सुना होगा बॉस एंड लीडर में डिफरेंस होता है। बॉस वो पर्सन होता है जो ऑर्डर देता है, लीडर वो पर्सन है जो आपके साथ काम करता है, और वही है आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एंड मोस्ट एसेंशियल पॉइंट, दैट इज कम्युनिकेशन। अब व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज। आइडिया के एक्सचेंज को हम बोलते हैं क्या? कम्युनिकेशन, ठीक है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इवन हमारी डेली लाइफ में, आइडिया एंड इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हमारी डेली लाइफ का रूटीन पार्ट है। ऐसे ही बिजनेस का भी रूटीन पार्ट होता है हमारा कम्युनिकेशन, ठीक है। बिना इसके हम एक प्रॉपर डायरेक्टिंग प्रोसेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने जो 4 एलिमेंट डिस्कस किए मैं आपको बता दूं एक बार। सुपरविजन मींस सुपरवाइज, मोटिवेशन मींस इंस्पायर, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, लीडरशिप, ऑटोक्रेट एंड पार्टिसिपेटिव, एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन पढ़ेंगे क्या? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन आया है तो मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन में जो टॉपिक रिमूव हुआ है यहाँ से, जो ओमिटेड टॉपिक है वो है क्या? कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर आपके सिलेबस से इस
साल हटा दिया गया है तो वो हम स्टडी नहीं करेंगे। कोई क्वेरी हो आप पूछेंगे, डेफिनेटली आई विल रिजॉल्व योर क्वेरीज, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड उसके आगे जो हमारा टॉपिक है वो। तो एक्चुअली ये चारों फंक्शन जो है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, ये चारों फंक्शन मिलके बनाते हैं क्या? ओवरऑल प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। यानी कि हम किसी एक प्रोसेस को डायरेक्टिंग नहीं बोलते। यू नीड सुपरविजन, यू नीड मोटिवेशन, यू नीड लीडरशिप, यू नीड कम्युनिकेशन। इन चारों के कंप्राइजेस एफर्ट को हम बोलेंगे क्या? डायरेक्टिंग। दैट इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बारे में अब हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे, सुपरविजन की एंड मोटिवेशन की। इन स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो वी स्टडीड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग स्टडी किए थे कि किस तरह से सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन एक साथ मिलके डायरेक्टिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग एंड द वेरी फर्स्ट दैट वी आर टेकिंग अप इज द सुपरविजन। अब सुपरविजन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया है। सुपरविजन इज ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट बाय द सुपीरियर, ठीक है, एंड ऑब्जर्विंग द सबऑर्डिनेट एट वर्क टू सी दैट। यानी कि सुपरविजन का मतलब होता है कि जो आपके नीचे सबऑर्डिनेट काम कर रहा है उसके काम को देखना और उस काम के अकॉर्डिंग उसके वर्क को गाइड करना, दैट हाउ यू वांट टू वर्क, कि आप उससे किस तरह का काम कैसे करवाना चाहते हैं। ये जो स्टेप्स हैं ये आपके सुपरवाइजिंग में आते हैं या सुपरविजन में आते हैं। क्या हमारा फोकस क्या रहेगा? ओवरसीइंग द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट। यानी जो हमारा सबऑर्डिनेट है, हम सुपीरियर है, हम क्या करेंगे? अपने सबऑर्डिनेट के वर्क का ध्यान रखेंगे कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, वेदर ही इज वर्किंग अलोंग विद द प्लान्स एंड पॉलिसी और नॉट। अब सुपरविजन के कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस क्या हैं अभी हम देख लेते हैं एक बार। रेगुलर फीडबैक है, मोटिवेशन बूस्टर है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेबर प्रॉब्लम विल रेड्यूसेस, कंट्रोल, एनफोर्सिंग डिसिप्लिन, रिपोर्टिंग, ये सारे कुछ फंक्शन हैं और देख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहला जो फंक्शन है जो आपका सुपरविजन का, वो है मोटिवेशन बूस्टर। अब मोटिवेशन बूस्टर कैसे है कि देखिए, सुपरविजन इंस्पायर हिज सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स बेटर वर्क परफॉर्मेंस। अगर एक पॉजिटिव सुपरविजन किया जाएगा, आप एम्प्लॉय के वर्क को आप ऑब्जर्व करेंगे, इससे क्या होगा? वो मोटिवेट होगा अपने वर्क परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए थ्रू प्रॉपर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इसके लिए उसको टाइम टू टाइम इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, तो इट विल बूस्ट इट्स मोटिवेशन। सेकेंड इज रेगुलर फीडबैक। देखिए, जो सुपरविजन का सेकंड फंक्शन है वो है रेगुलर फीडबैक। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइज उसको किया जाए तो जस्ट उसके काम को ऑब्जर्व किया जाए, उससे बोला नहीं जाए, ठीक है, लेकिन उसको बोला नहीं जाए। लेकिन सुपरविजन में क्या होता है? सुपरविजन में उसको टाइम टू टाइम फीडबैक दिए जाना जरूरी है। सुपरविजन एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, ठीक है। ये क्या है? जो पर्सन सुपरवाइज कर रहा है वो मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच का लिंक है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो इम्प्लीमेंट कर रहा है प्लान एंड पॉलिसी को जो मैनेजमेंट कह रही है, तो उसके व्यू पॉइंट, सजेशन, ग्रीवनेंस एंड कंप्लेंट ऑफ वर्कर उसको पहुंचाने चाहिए हायर लेवल तक। यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है या जो भी शिकायत है, वो सब काम सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि वो आपके टॉप लेवल तक पहुंचाए, या जो भी आपको सुपरवाइजर का बॉस है उस तक के बाद पहुंचाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर पॉइंट में ये आपका फंक्शन है, इंपॉर्टेंस में आता है कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमम आउटकम निकाला जा सके, ये भी हमारा सुपरवाइजन का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसेस लेबर प्रॉब्लम। जब प्रॉपर सुपरविजन किया जाएगा, हमने इस पॉइंट में क्या पढ़ा था? रेगुलर फीडबैक। जब प्रॉपर सुपरविजन किया जाएगा, प्रॉपर फीडबैक भेजा जाएगा, लेबर की प्रॉब्लम्स भेजी जाएंगी मैनेजमेंट के पास, इससे क्या होंगी? इससे जो लेबर प्रॉब्लम है वो आपकी क्या होंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। सुपरविजन मेंटेन्स क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वर्कर, बिकॉज सुपरवाइजर जो है वो अपने वर्कर्स के सबसे पास है, ठीक है, और इससे क्या होगा? वो
उनके फीडबैक को देकर के वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, ठीक है। उससे क्या होगा, वर्कर प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो सॉल्व कर ली जाएंगी। इसके बाद कंट्रोल की मैं बात करूं, रिकॉर्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टाइम शेड्यूल, चेकिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ वर्क। सुपरविजन का ये भी फंक्शन है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाए कि वर्क प्रोग्रेस क्या है और एक्चुअल डेविएशन यानी कि डिफरेंशिएशन क्या आ रहे हैं, और उनको अगर कोई सोल्यूशन देना है तो वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल के 2 पॉइंट हैं इसमें। रिपोर्टिंग यानी कि जो सुपरवाइज़र है वो रिपोर्ट सबमिट करता है कि किस तरह से काम किया जा रहा है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या फीडबैक देना है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी रिपोर्टिंग में होती हैं। सुपरवाइज़र प्रिपेयर रिपोर्ट्स अबाउट द कॉस्ट, क्वालिटी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी डेली और वीकली बेसिस। और ये जो रिपोर्ट है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो आपकी या तो डेली बेसिस पे या आपका वीकली बेसिस पे, जैसी कंपनी की आपकी पॉलिसीज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग सबमिट की जाती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सुपरविजन का एक्चुअली मतलब है केवल गाइडिंग योर एम्प्लॉयज़। इसके बाद जो हमारा मेन एलिमेंट या फंक्शन मैं कहूँ आपका डायरेक्टिंग का, वो है हमारा मोटिवेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर टू वर्क विलिंगली फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करने का, उनके बिहेवियर को इफेक्ट करने का जो प्रोसेस है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। बेटा मोटिवेशन की वजह से ही हिटलर के पीछे इतने सारे नाज़ीज़ खड़े थे, मोटिवेशन की वजह से ही आज इतने सारे इंडियंस ने नरेंद्र मोदी को वोट दे करके उनको हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाया। मोटिवेशन का सीधा कनेक्शन इन्फ्लुएंसिंग से है। मोटिवेशन वही पर्सन कर सकता है जिसका अपना इन्फ्लुएंस हो, जो लोगों पे इन्फ्लुएंस छोड़ता हो, ठीक है। अब जो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर टू वर्क विलिंगली फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि इससे क्या है, मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, जिससे वो अपने मन से काम करें, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके, जिससे कि उनकी नीड भी सेटिस्फाई हो सकें। वेरियस मॉनेटरी एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स की, देखिए मोटिवेशन में इंसेंटिव बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। इंसेंटिव जैसा मैंने आपको बताया ही था, इंसेंटिव्स कैन बी बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन जैसे गिवन है, इंटरनल फीलिंग प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं इंटरनल फीलिंग। देखिए मोटिवेशन इज डिज़ायर ऑफ ह्यूमन बीइंग। मोटिवेशन कोई आपका टेंजिबल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप टच कर सकें, या आपके ह्यूमन बीइंग की इंटरनल डिज़ायर होती हैं विच आर इंटरनल, और ये ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। आपका मोटिवेशन आपकी लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को हर तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। सेकेंड इज मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए बिजनेस में ऑब्जेक्टिव एंड गोल अचीव करना सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और मोटिवेशन हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। और जब वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं तो वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं, अपना प्रमोशन ले पाते हैं, अपना सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, इंसेंटिव्स, ये सब मोटिवेशन पे ही डिपेंड करता है। इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए मोटिवेशन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हर तरह का हो सकता है। पॉजिटिव जैसे हो गया पे का इंक्रीमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया, आपको नई पोस्ट मिल गई। नेगेटिव कैसे, पनिशमेंट हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट आपका रोक लिया जाए, आपका प्रमोशन रोक लिया जाए, ठीक है, आपको जॉब छोड़ने की धमकी दी जाए। तो मोटिवेशन आपका हर दोनों तरह का हो सकता है, और ये सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी करता है। जब जिस मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट फील होती है तब उस तरह का मोटिवेशन एम्प्लॉय को दिया जाता है।
ठीक है। अब मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जैसे मोटिवेशन आपका डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मोटिवेशन आपका हर पर्सन टू पर्सन, हर साइकोलॉजिकल माइंड पे डिपेंड करता है। इस वजह से जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज सपोज कीजिए हर पर्सन के लिए हम एक प्रोसेस या एक प्लान ऑफ एक्शन मोटिवेशन का नहीं फॉलो करवा सकते, बिकॉज हर किसी का माइंड साइकोलॉजिकली अलग अलग होता है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन बहुत डिपेंड करता है हम लोगों की नीड से, ठीक है। हमारी जो ज़रूरत होगी हमारा मोटिवेशन वैसा ही रहेगा। हम जॉब करते हैं, उस चीज़ के लिए हमारी ज़रूरत है, ठीक है। हम बिना ज़रूरत के जॉब नहीं करते। और ह्यूमन की नीड को डिफाइन करने के लिए मैस्लो ने दी है अपनी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आपके 5 नीड्स जो उन्होंने डिफरेंशिएट की हैं। द वेरी फर्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेकेंड वन एस्टीम नीड्स, थर्ड वन इज एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स, फोर्थ सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, फिफ्थ बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। अब देख लेते हैं हम मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या कहती है। सबसे पहली जो नीड है, दे आर बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। अब व्हाट आर फिजियोलॉजिकल नीड्स? फिजियोलॉजिकल नीड्स आर द मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की and refers need for survival, यानी कि those needs which are needed for our survival, हमारे सर्वाइवल के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी नीड को हम बोलते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द सर्वाइवल। जैसे शेल्टर हो गया, हमारा फूड हो गया, स्लीप हो गया, प्यास हो गई। जो बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड में आपके 3 चीज़ें आती हैं, फूड, शेल्टर एंड होम। फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। जो हम चीज़ें बचपन से सुनते आए हैं वो होती हैं हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। तो सबसे पहली फिजियोलॉजिकल नीड एज पर द मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी वो है हमारा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड में फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ, ठीक है। सेकंड आती है हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड कैसे? देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड यानी कि हमें अपनी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब सेफ्टी की बात करूं मैं तो सेफ्टी को भी हम 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब है इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट, डिसीज, क्राइम एट्सेट्रा, यानी हमारी फिजिकल जो बॉडी है उसकी सिक्योरिटी। हम उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, ठीक है। अपने बिजनेस के फिजिकल एसेट्स को नुकसान नहीं हो इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड सकते हैं, तो वो फिजिकल सिक्योरिटी हो गई। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब इंक्लूड हैविंग अ परमानेंट जॉब एंड मनी ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, यानी कि हम सब चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगे, सबकी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट जॉब। क्यों? बिकॉज आप एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो, आप एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी चाहते हो, आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी चाहते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपकी सिक्योरिटी कन्फर्म है, एक बार लगने के बाद पूरी ज़िंदगी आपको निकाला नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है आपकी क्या, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इसके बाद थर्ड वन सोशल सिक्योरिटी की बात करूँ, सोशल सिक्योरिटी क्या कहता है? सोशल सिक्योरिटी इंक्लूड नीड ऑफ सिक्योरिटी इन ओल्ड एज, इलनेस, डिसेबिलिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब जैसे ओल्ड एज में आपकी रिक्वायरमेंट है, इलनेस की रिक्वायरमेंट है, डिसेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, आप कहीं अकेले नहीं पड़ जाओ, इस चीज़ की आपकी सिक्योरिटी है, ठीक है। आप सोसाइटी के साथ रहना पसंद करते हो, तो ये सारी चीज़ें भी हम आपकी सोशल सिक्योरिटी में आती हैं। तो मैस्लोस नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी में सबसे पहली होती हैं आपकी फिजियोलॉजी नीड, जो आपको सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं। उसके बाद आपकी होती है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, और सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी 3 तरह से होती है, फिजिकल होगी, इकोनॉमिक होगी एंड सोशल होगी। आप तीनों ही सिक्योरिटी नीड्स को इवेल्युएट करते हैं अपनी लाइफ में। इसके बाद आपकी आएगी बिलोंगिंग नीड्स, ठीक है, या अफेक्शन नीड्स और बिलोंगिंग नीड्स। अब बिलोंगिंग नीड्स क्या होती है आपको बताऊं मैं। बिलोंगिंग नीड्स रेफर टू अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, कैन बी अचीव थ्रू टीम वर्क
और सोशल इंटरेक्शन। देखिए पहली नीड थी हमारी फिजियोलॉजिकल, जो हमें सर्वाइव करने में हेल्प कर रही थी, ठीक है। दूसरी हमारी जो नीड थी वो थी सिक्योरिटी। इसके बाद हमें चाहिए होती है क्या, इफेक्शनल नीड्स, यानी कि हमारे फ्रेंड्स हो, कोई हमें प्यार करने वाला हो, हमारी वाइफ हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी बिलोंगिंग नीड्स में आती हैं, जो रेफर करती हैं क्या, इफेक्शंस। यानी देखिए हायरार्की मतलब एक सिस्टम वाइज चल रही हैं चीज़ें। टॉप सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी फिजियोलॉजिकल हो गई, सेकंड आपकी सिक्योरिटी हो गई, थर्ड आपकी इफेक्शन और बिलोंगिंग नीड्स हो गई, ठीक है। इसके बाद बिलोंगिंग नीड्स के बाद आती हैं हमारी एस्टीम नीड्स। एस्टीम का मतलब क्या है, एस्टीम का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सो डिजायर ऑफ हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड रिकॉग्निशन, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स थ्रू गुड जॉब टाइटल्स, चैलेंजिंग जॉब, सेपरेट केबिन। यानी कि एस्टीम नीड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, हमें अपना एक ऑरा बनाना है, हम अपने लिए इज्जत चाहते हैं, हमारी एक पॉजिटिव इमेज बने, सब हमारी इज्जत करें, सब हमारे सामने सिर झुकाएं। ये सारी आपकी नीड्स जो होती हैं एस्टीम नीड्स होती हैं। जैसे आप गुड जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं एक अच्छी जॉब हो, और अच्छी जॉब पे भी आप ये चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप उस जॉब में टॉप पे पहुंच जाए, ज़्यादा सैलरी हो, जॉब आपके मनपसंद हो, आपको एक प्रॉपर केबिन दिया जाए, उस केबिन में एक एसी लग रहा हो, ठीक है, आपका एक पर्सनल सेक्रेटरी अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें एस्टीम नीड से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए पहला फिजियोलॉजिकल, सेकंड सिक्योरिटी, उसके बाद बिलोंगिंग, इसके बाद हमारा एस्टीम, फिर आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। यानी कि हम इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, डिज़ायर ऑफ बीइंग एवरीथिंग वन इज कैपेबल ऑफ बीइंग कैन बी अचीव थ्रू। यानी ये वो डिज़ायर है, वो कहती है क्या, डिज़ायर ऑफ बीइंग एवरीथिंग। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि इतनी सारी चीज़ें अचीव करने के बाद आप अपनी लाइफ का गोल चाहते हैं, ठीक है। यू फील द नीड ऑफ फाइंडिंग द गोल ऑफ योर लाइफ। पहली सर्वाइवल, सेकंड सिक्योरिटी, थर्ड बिलोंगिंग, फोर्थ एस्टीम, एंड आफ्टर दैट यू नीड द गोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। एंड वो चीज़ कैसे पॉसिबल होता है, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाते हैं। तो ये थी मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, जो हमें ह्यूमन बिहेवियर के मोटिवेशनल नीड्स के बारे में बताती हैं, किस तरह से नीड ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेट करती हैं, और उसका भी क्या प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर हायरार्की फॉलो होती है। यानी पहली नीड आपकी सर्वाइवल ही होगी, पहली नीड आपकी एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो सकती। अब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। मोटिवेशन आपका दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। मोटिवेशन में इंसेंटिव का बहुत बड़ा रोल है, और इंसेंटिव आपके दो तरीके के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। वो आपके होते हैं क्या, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, ये मैंने आपको बोर्ड पर ही बताया था। तो अब हम स्टडी करते हैं क्या, मॉनेटरी इंसेंटिव्स एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। सबसे पहले आए हमारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। देखिए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे डू नॉट इन्वॉल्व कैश बट सेटिस्फाई ईगो एंड सेल्फ स्टीम। जो नॉन मॉनेटरी हैं वो आपके सेल्फ स्टीम से रिलेटेड होते हैं, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड जो आपके इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। एंड दे आर जनरली यूज्ड टू मोटिवेट हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और सेल्फ स्टीम नीड्स से जो आपके इंसेंटिव दिए जाते हैं वो यूजुअली हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अब नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के कुछ टाइप हैं अपने पास, तो उन टाइप्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं हम, कौन कौन से टाइप्स अवेलेबल हैं। द वेरी फर्स्ट इज एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। अब एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स क्या है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को उनकी पहचान दी जाए, उनको प्रेस किया जाए, जैसे कि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड देना हो गया, ठीक है, उसका फोटो आप बोर्ड पे लग जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम होते हैं। देखते हैं स्लाइड में क्या है। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम मीन्स प्रेस फॉर गुड वर्क बाय सुपीरियर टू परफॉर्म द फ्यूचर परफॉर्मेंस। जैसे एग्जाम्पल, सर्टिफिकेशन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस, मोमेंटोस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड डिस्प्लेइंग नेम ऑन द नोटिस सिक्योरिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि उनको उनके अच्छे काम के लिए प्रेस करना, उनकी प्रशंसा करना, उनको खुश रखना। इसके बाद जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट मतलब उनकी जॉब प्रोफाइल में ग्रोथ। तो मेकिंग जॉब मोर इम्पोर्टेंट बाय ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल।
अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल ग्रोथ, यानी कि उनकी जॉब प्रोफाइल को बढ़ा देना, यानी उनको प्रमोशन, इनडायरेक्ट में बोला जाए तो उनके प्रमोशन या उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप कोई बड़ा काम करते हैं, आप हाई लेवल का वर्क करेंगे तो इससे आपका पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा। तो जॉब एनरिचमेंट भी आपके पास एक ऑप्शन है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स का। ठीक है, अब करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज, करियर एडवांसमेंट opportunities are also provided by a business organization for in order to provide non-monetary incentive। अब क्या क्या होती है, पर्सन वॉन्ट्स यू टू ग्रो टू हायर लेवल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि आप ग्रो करें हायर लेवल तक, तो इस वजह से वो प्रोवाइड कराते हैं आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू बी एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड बी प्रमोटेड टू हायर लेवल। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के सेमिनार्स, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, टूर्स, आप इंडस्ट्रियल विजिट, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज कराते हैं जिससे कि आपको नॉलेज मिले, आपका एक्सपीरियंस बढ़े और आप अपने करियर के वेलफेयर के लिए काम करें और आपको नेक्स्ट पोस्ट पे प्रमोट किया जा सके। बिकॉज जितना आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके प्रमोशन के, आपके स्किल्स के बढ़ने के हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस। स्टेटस जैसे द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेस्टीज ऑफ जॉब शो द स्टेटस गिवन टू पर्सन, सॉरी स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है। ठीक है, अब जैसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ज़्यादा दे दी जाती है। ठीक है, उनको बड़े मैनेजरियल लेवल पे बिठा दिया जाता है। उसके बाद स्टेटस, जब डेफिनेटली आप किसी बड़ी पोस्ट पे बैठते हैं तो आपका स्टेटस बढ़ जाता है। पहले आप छोटी गाड़ी में आते थे, अब आप बड़ी गाड़ी में आ रहे हैं। पहले सस्ती घड़ी पहनते थे, सस्ती, अब महंगी घड़ी पहन रहे हैं। पहले केबिन छोटा था, 2 लोग काम करते थे अंदर, अब आपका केबिन बड़ा है और 10 लोग काम करते हैं आपके अंदर। तो ये स्टेटस भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो स्टेटस प्रोवाइड करना भी आपका वन ऑफ द मेजर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पार्ट है इस चीज़ का, प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन हो गया, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स हो गए, तो ये स्टेटस को शो कर रहे हैं। इसके बाद जॉब सिक्योरिटी, देखिए जॉब सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ कंपनीज अपने ऑर्गेनाइजेशन को फुल टेन्योर दे देती हैं, यानी लाइफ टेन्योर, यानी कि पूरी ज़िंदगी वो यहीं काम करेंगे, उनको निकाला नहीं जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ को यही रिक्वायरमेंट होती है कि दे वांट जॉब सिक्योरिटी, स्पेशली इन इंडिया। इंडिया में जॉब सिक्योरिटी के लिए को देने के लिए ही कितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बिकॉज वो आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करवा रही हैं। ठीक है, और स्टूडेंट कर भी रहे हैं। तो जॉब सिक्योरिटी आपको क्या देती है, मेंटल रिलीफ देती है। एक टेंशन खत्म हो जाती है आपकी, और एक आप फ्यूचर की टेंशन से भी खत्म हो जाते हैं कि अगर मान लो इन केस कुछ नहीं भी होता है तो आपका जो फंड वगैरह है वो सारा आपकी फैमिली को दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। तो एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट डिसीजन। एम्प्लॉय को एनकरेज किया जाता है, एम्प्लॉय को एनकरेज किया जाना चाहिए जिससे वो मैनेजमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, सजेशन दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट डिसीजन में प्ले कर सकें, एप्लीकेशन से या किसी भी और तरीके से, ईमेल से। ठीक है, जिससे कि क्या है, ये भी उनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट क्या है, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू सबऑर्डिनेट, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट को उसके काम के अकॉर्डिंग ज़्यादा पावर और ज़्यादा राइट देना। ठीक है, तो मैनेजर फील्स प्राउड एंड बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो इससे क्या होगा, मैनेजर्स प्राउड फील करते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये समझते हैं कि रिस्की डिसीजन किस तरह से लिए जाए अपने पावर के अंडर में। बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, हर पर्सन रिस्क से जूझ रहा है और डिसीजन ही मैटर करते हैं बिजनेस में। और जब आप उसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ आप उसको कुछ छूट भी देते हैं, कुछ पावर्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो रिस्की डिसीजन अपने मन से भी ले पाएगा। तो ये थे हमारे एक और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का क्या मतलब है, इट डिस्टिंग्विश द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करना, वहाँ बताना कि वो ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट क्यों है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके रखना, बेटर वर्किंग कंडीशन को क्रिएट करना, ठीक है, एक बहुत अच्छा कैंपस, बहुत अच्छा प्रेमिसेस बना के रखना, जिससे कि एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट जो है वो मेंटेन रहे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल ग्रीन एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा कम्युनिकेशन हो गया, कैंटीन फैसिलिटीज़ हो गई, जिम हो गई, तो ये सारा एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को बनाने में हेल्पफुल रहते हैं। इसके बाद क्या है, ये तो थे हमारे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इसके बाद आते हैं हमारे मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं, चलिए मॉनेटरी इंसेंटिव देख लेते हैं। मॉनेटरी इंसेंटिव में सबसे बेसिक जो आता है हमारा वो है पे एंड अलाउंस, ठीक है। पे एंड अलाउंस में जैसे पे एंड अलाउंसेस आपका सबसे पहला मॉनेटरी इंसेंटिव है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं सैलरी इज़ द मेजर मॉनेटरी इंसेंटिव, ठीक है। विदाउट द सैलरी देर इज़ नो इवन इंटेंशन ऑफ वर्क, सो इट इंक्लूड्स बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड ऑल्सो एनुअल इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी में क्या होता है, आपका इंक्रीमेंट भी होता है, अलाउंस होते हैं, खर्चे, अलाउंस का मतलब होता है खर्चे होते हैं। तो सबसे पहला जो इंसेंटिव है वो होता है पे एंड अलाउंस, मॉनेटरी इंसेंटिव की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, यानी कि आप जितना वर्क कंपनियों को करके देंगे, दैट इंसेंटिव इज डायरेक्टली बेस्ड अपॉन योर प्रोडक्टिविटी, मीन्स हाउ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यू आर फॉर द फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसे कैसे, सैलरी वेजेस आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल, ठीक है। सैलरी वेजेस इंसेंटिव्स होते हैं जो एक्शन इंटेंसिव होते हैं, मोस्टली मार्केटिंग फील्ड एंड प्रोडक्शन फील्ड। यहाँ पे क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी प्रोडक्टिविटी बेस पे ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 10% सेल आप करेंगे, अगर आप सेल करते हैं 5 लाख रुपए से ऊपर की, तो उस पर आपको 10% कमीशन मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 10 लाख से ऊपर की सेल करते हैं तो आपको 15% का कमीशन मिलेगा। तो इस तरह के कुछ इंसेंटिव्स कंपनी देती हैं सैलरी के अलावा। इसके बाद बोनस हो गया, ठीक है। बोनस टाइम टू टाइम कंपनीज द्वारा दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनका इंटरेस्ट कंपनी और वर्क में बनाए रखने के लिए। तो इंसेंटिव ऑफर्ड इन एडिशन टू द वेजेस सैलरी टू द एम्प्लॉयज़, यानी कि ये जो अमाउंट है ये सैलरी और वेजेस से हटके होता है अलग, जो कंपनी को किसी त्यौहार पे, किसी ओकेज़न पे दिया जाता है, जिससे एम्प्लॉय जो है उनका खुश रहे, ठीक है। और ये आपका कैश या और भी किसी तरीके से दिया जा सकता है, जैसे दिवाली गिफ्ट हो गया, हॉलीडे टूर हो गया, कैश रिवॉर्ड हो गया, ये आपके बोनस के एग्जांपल हैं। इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। देखिए कुछ पर्टिकुलर केसेस में प्रॉफिट शेयरिंग भी की जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग कैसे की जाती है, एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर प्रॉफिट्स, कंपनी प्रोवाइड सम शेयर इन द प्रॉफिट्स, और कंपनी क्या है, प्रॉफिट में कुछ शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। जैसे आपको बताऊं गूगल का सीईओ कौन है, गूगल का सीईओ इस समय है सुंदर पिचाई, ठीक है। तो सुंदर पिचाई की सैलरी ही नहीं, सुंदर पिचाई गूगल के कुछ शेयर्स भी होल्ड करते हैं जो उनकी ओवरऑल वर्थ का पार्ट है, ठीक है। इससे क्या होता है, इट मोटिवेट्स देम फॉर हायर प्रॉफिट्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो आपका भी प्रॉफिट में शेयर होगा तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, उसी तरीके से काम करेंगे जिससे कि फर्म का प्रॉफिट हो। नेक्स्ट, को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। अब कंपनीज क्या करती हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफर कंपनी शेयर्स एट अ प्राइस विच लोअर देन मार्केट प्राइस, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपनी शेयर ऑफर करते हैं मार्केट प्राइस से कम में। सपोज़ कीजिए मार्केट में कंपनी का शेयर 500 रुपये का है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए शेयर ऑफर करेंगे कितने रुपये का, 300 रुपये का, जिससे एम्प्लॉई खुश होगा और एम्प्लॉई उस शेयर को परचेस करना चाहेगा, बिकॉज कंपनी का शेयर प्रॉफिटेबल है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यानी मार्केट में जो 50 लाख की चीज़ मिलेगी वो उसे कंपनी में 30 लाख की मिल रही है, तो वो क्यों नहीं करेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन का, जहाँ पे अपनी कंपनीज के शेयर को अपनी कंपनी के शेयर को लो प्राइस पे ये शेयर करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, और जिससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में ओनरशिप वाली फीलिंग आती है और वो अपने और अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। इसके बाद आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स। देखिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स इन सारे बेनिफिट में सबसे बड़ा होता है, बिकॉज आदमी की सोशल सिक्योरिटी, हमने
मैस्लोज हायरार्की नीड ऑफ थ्योरी में क्या पढ़ा था कि सोशल सिक्योरिटी सेकंड प्रायोरिटी है हमारी सर्वाइवल के बाद, यानी कि हमें ये देखना कि बुढ़ापे में हमारी पेंशन का क्या होगा, किस तरह से वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑल दोज थिंग्स, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये भी बहुत मैटर करता है कि किस तरह से रिटायरमेंट प्लान हो रहा है, पेंशन प्लान किस तरह का है, ये सारी चीज़ें हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट होती हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेच्युटी है, ये सारी की सारी चीज़ें उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल बेनिफिट कौन सा है। लास्ट जो आपका प्रिक्विजिट और अदर बेनिफिट, जैसे gets free from employee and reduce employee turnover which includes allowance, यानी कि कंपनीज क्या करती हैं, एम्प्लॉय के जाने को रोकने के लिए बहुत सारे खर्चे भी देती हैं, जैसे हाउसिंग अलाउंस, उनको घर में रहने का खर्चा, कार अलाउंस देती हैं, फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन देती हैं, मेडिकल में उनके बच्चों और फैमिली के लिए मेडिकल का खर्चा देती है, ठीक है। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, मेरा भाई एक MNC में वर्क करता है, तो रिसेंटली मेरे भाई की जो फैमिली है, हमारी फैमिली में एक बेबी आया, मेरे भाई का बेटा, तो उसका पूरा का पूरा खर्चा जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस थे सारे के सारे उसकी कंपनी ने उठाए। तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, अदर बेनिफिट का, जो अपने एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर को रोकने के लिए दिया जाता है। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, ठीक है। इसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे एक फिगर में दिया हुआ है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी और अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल एंड जनरल एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इस टेबल को ज़रूर देखिएगा। इसके बाद केस स्टडीज़ हैं, ठीक है। केस स्टडी नंबर फर्स्ट हमारे पास है, पढ़ते हैं केस स्टडी नंबर फर्स्ट क्या कहती है। अब देख लेते हैं इस केस स्टडी को, केस स्टडी क्या कहती है। Rahim was working in an enterprise on daily wages basis. It was difficult for him to fulfill the basic needs of his family. Basic needs की बात आ रही है। His daughter fell ill. He had no money for his daughter's treatment. To meet the expense of her treatment, he participated in a cycle race and won the prize money. ठीक है। The cycle company offered him a permanent pensionable job, which he happily accepted. ठीक है। तो ये केस है जहाँ पे रहीम के बारे में बताया गया है कि रहीम किस तरह से डेली वेजेस का वर्कर है, ठीक है। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है क्या है, उसकी बेटी बीमार है एंड उसको बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को फुलफिल करने में, और उनके एक्सपेंस के लिए, ट्रीटमेंट के एक्सपेंस के लिए उसने साइकिल रेस में पार्ट लिया और जीत गया। साइकिल कंपनी ने उसे एक पेंशनेबल जॉब भी दी जो उसने एक्सेप्ट कर ली। Which element of directing is indicated above? The element of directing indicated in this case is the motivation. ठीक है, यहाँ पे मोटिवेशन के बारे में बात की गई है, मोटिवेशन, ठीक है। सेकंड, by quoting the lines from the above para, identify the need of Rahim that are satisfied by the offer of cycle company. ठीक है। अब जो नीड जो उसकी साइकिल कंपनी ने सेटिस्फाई की है, उस तो क्या, अपनी फैमिली की बेसिक नीड एंड हिज डॉटर फेल इल, ही हैड नो मनी फॉर हिज डॉटर्स ट्रीटमेंट। यानी कि सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी जो उसकी सर्वाइवल नीड है, पहली नीड हो गई वो, ये मैंने जो रेड से अंडरलाइन किया है। इसके बाद सेकंड में अंडरलाइन करूँगा ब्लैक से, जो है क्या, पेंशनेबल जॉब, यानी कि उसकी सेकंड जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, वो थी हमारी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड, ठीक है। पहला हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरी हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, ठीक है, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या पूछा हुआ है, ऑल्सो एक्सप्लेन टू अदर नीड्स ऑफ रहीम फॉलोड बाय अबव, दोज आर स्टिल टू बी सेटिस्फाइड। यानी कि इनके बाद जो तुरंत दो नीड होती हैं एज पर द मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी, वो हमको बतानी है। पहली नीड हो गई आपकी क्या, फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड हो गई आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, थर्ड जो नीड है आपकी वो बिलोंगिंग और एफिलेशन नीड, ठीक है। इट रेफर्स टू द नीड ऑफ अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। एंड उसके बाद एस्टीम नीड्स, एस्टीम नीड्स मतलब नीड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, ऑटोनोमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन, ठीक है। ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 3। इस एक्चुअली ये बुक से ली है मैंने, तो ये केस स्टडी नंबर 3 है हमारे लिए, तो केस स्टडी नंबर 1 है।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्या कह रही है हमारी केस स्टडी। Rajiv is working as personal manager in a company. The specialty of company is that financial position of the employee is good. The employees working here are honest, punctual, and hardworking. The CEO of the company asked him to suggest a method of motivation. CEO asked him to suggest a method which is happily accepted by all the employees. ठीक है। Rajiv spoke to many employees in this connection. Some employees suggested give more importance to individual autonomy, and another suggested good performance should be appreciated. Another group suggested to award certificate, trophies to recognize the good performance. ठीक है, इन तीनों लाइन से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। सो मिस्टर राजीव मिक्स्ड ऑल एंड सजेस्टेड अ मेथड ऑफ मोटिवेशन टू CEO. CEO accepted that and was immediately implemented. Within few days, the company's growth rate appeared to have become fast. क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेटेड इन द अबव पैराग्राफ। देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे जो फॉलो किया गया है, मोटिवेशन आ गया तो डायरेक्टिंग फॉलो की गई है। सेकंड, विच मोटिवेशन मेथड वर सजेस्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो मोटिवेशन ऑफ मेथड सजेस्ट किया गया है वो है आपका नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मेथड, जिसमें आपका रिकॉग्निशन हो गया, ऑटोनॉमी हो गया, इस तरह के मेथड सजेस्ट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद which motivation method combine all above stated and was suggested by personal manager। इसमें जो मेथड सजेस्ट किया है, जिसमें सारे मेथड आते हैं, वो है आपको ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल मेथड वो होता है जिसमें सारे के सारे मेथड आ जाते हैं, यानी एक बहुत ही बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार बड़ा वीडियो है। ठीक है, थैंक यू।